नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद प्रकाश एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि हमारी टीम द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको लगातार पसंद आ रहे होंगे और आप उन्हें भली भांति देख भी रहे होगी। इसी कामना के साथ एक मैं नया वीडियो लेकर आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ और आज अपने एक नया वीडियो लेकर आए हैं पार्ट नंबर 10 पाचन तंत्र का, जिसमें आज अपने अध्ययन करेंगे पाचन ग्रंथियों का। ठीक है, इससे पहले अपने 9 पार्ट पढ़ चुके हैं। वीडियो छोटे बनाते हैं ताकि हमें अपलोडिंग में समस्या न आ पाए, और क्योंकि इंटरनेट की प्रॉब्लम रहती है, इंटरनेट समस्या रहती है, इसलिए अपलोड नहीं कर पाते हैं। रात को लेट तक जागना पड़ता है वीडियो अपलोड करने के लिए, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि वीडियो छोटे ही बनाएं और आपको अच्छे ढंग से क्लियर भी हो पाए, आप उसे अच्छे ढंग से समझ भी पाओ। और मैं इसके साथ ये भी आपसे कामना करता हूँ कि आप लगातार हमारे इस YouTube चैनल को शेयर करेंगे और वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करना न भूलें। लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को, ठीक है। और आगे आप लगातार इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके और वो भी इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठा पाएँ, भरपूर फ़ायदा इस चीज़ का उठा पाएँ। इसके साथ मैं एक नया वीडियो लेकर आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ, एक नए भाग के साथ, जिसका आज अपने अध्ययन करेंगे। तो अपने जो आज अध्ययन करने जा रहे हैं उसमें जिस भाग का अध्ययन करेंगे उसका नाम है पाचन ग्रंथियाँ। कल जहाँ तक मेरे को विदित है, अपने जो पाचन रस और उससे स्रावित एंजाइम, पाचन अंगों तथा उनसे पाचन रस तथा उनके कार्यों के बारे में, उनके एंजाइमों के बारे में अपने अध्ययन किया था। कहाँ उनका कार्यस्थल होता है, जटिल से सरलीकृत कैसे प्राप्त किए जाते हैं, वो सारणी एक बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सारणी थी, जिसको आपको अच्छे ढंग से तैयार करना होगा, क्लियर करना होगा और उसे आप याद कर लेना। उसमें से क्वेश्चन आएंगे पक्के, ठीक है। तो उसमें से भी, और एक जो मैंने पीछे वाले चैप्टर में बताए थे, उसमें से भी क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। तो आज अपने जिस चीज़ का अध्ययन करेंगे उसका नाम है, उस टॉपिक का नाम है पाचन ग्रंथियाँ। टॉपिक का नाम क्या है? पाचन ग्रंथियाँ। तो मैं यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ, पाचन ग्रंथियाँ। यह आज का अपना टॉपिक है, पाचन ग्रंथियाँ, जिसमें अपने आज अध्ययन करेंगे। तो पाचन ग्रंथियाँ देखो कौन कौन सी होती हैं, इससे पहले इसको देखते हैं, जानते हैं। पाचन ग्रंथियाँ देखो, पाचन ग्रंथियाँ यानी मनुष्य में आहार नाल के अंगों में उपस्थित ग्रंथियों के अलावा 3 प्रमुख पाचन ग्रंथियाँ होती है। ये अपने को ध्यान होना चाहिए कि मनुष्य में आहार नाल के अंगों में उपस्थित ग्रंथियों के अलावा 3 प्रमुख पाचन ग्रंथियाँ होती हैं, जो निम्न है। तो 3 प्रमुख पाचन ग्रंथियाँ निम्न हैं, जिनमें पहले का नाम है लार ग्रंथि। पहले का नाम क्या है? लार ग्रंथि। दूसरी होती है यकृत, और 3 नंबर है बच्चों अग्नाशय ग्रंथि। 3 नंबर कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि। ये 3 ग्रंथियाँ हैं पाचन ग्रंथियों में। ये 3 प्रकार की ग्रंथियाँ हैं, लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। इनका अपने आज अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपने अध्ययन करते हैं लार ग्रंथि का। सबसे पहले अध्ययन किसका करते हैं? लार ग्रंथि का। देखते हैं इसमें कौन कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो 1 नंबर आज अपने अध्ययन करेंगे पहले लार ग्रंथि का। तो देखो लार ग्रंथि में क्या क्या है। पहला भाग है इसका कि ये ग्रंथि मुंह में लार उत्पन्न करती है। एक तो ये इसकी विशेष बात आप जानते भी हो, पता होगा आपको कि ये मुंह में क्या उत्पन्न करती है? लार उत्पन्न करती है। ये इसकी विशेष बात है, ठीक है। और इसके अलावा और क्या करती है? यह एक शिर्मी तरल तथा चिपचिपे श्लेष्मा का मिश्रण होता है, ठीक है ना। यह मुंह में लार उत्पन्न करती है। यह मुंह में लार उत्पन्न करती है, जो एक शिर्मी तरल तथा चिपचिपे
चिपचिपे पदार्थ का, जिसे श्लेष्मा कहते हैं, चिपचिपा जो पदार्थ होता है वो श्लेष्मा पदार्थ होता है, का मिश्रण होता है। श्लेष्मा का क्या होता है? मिश्रण होता है, मिला रहता है, जिसमें तरल भाग भोजन को गीला करता है और श्लेष्मा लुब्रिकेंट के तौर पर कार्य करता है। इसमें तरल भाग भोजन को गीला करता है और श्लेष्मा लुब्रिकेंट के तौर पर कार्य करता है। श्लेष्मा लुब्रिकेंट के रूप में काम आता है। लुब्रिकेंट के रूप में क्या करता है? ये काम आता है, ठीक है ना। अब देखो, लार का मुख्य कार्य भोजन में उपस्थित स्टार्च का मुख में पाचन करना है या पाचन शुरू करना है, ये इसका प्रमुख कार्य है, ठीक है। लार का मुख्य कार्य भोजन में उपस्थित स्टार्च का मुख में पाचन शुरू करना है, ठीक है। तो लार का मुख्य कार्य, लार का प्रमुख कार्य क्या है? अभी बताया मैंने आपको, भोजन में उपस्थित स्टार्च का, भोजन के स्टार्च का क्या करता है? मुख में पाचन, मुख में पाचन करता है, ठीक है। और भोजन को चिकना व घुलनशील बनाना और भोजन को चिकना व घुलनशील बनाना तथा दांतों, मुख, ग्रहिका व जीभ की सफाई करना, ये इसका मुख्य कार्य है, ठीक है। भोजन को चिकना व घुलनशील बनाना, भोजन को चिकना व घुलनशील बनाना व दांतों, मुख, ग्रहिका व जीभ की सफाई, व जीभ की सफाई करना है। दांतों, मुख, ग्रहिका और जीभ की क्या करता है? सफाई करता है। लार ग्रंथि 3 प्रकार की होती है बच्चों, देखो, ठीक है। इसके साथ साथ इसके प्रकार कितने होते हैं? लार ग्रंथि 3 प्रकार की होती है। लार ग्रंथि 3 प्रकार की होती है, ठीक है। कौन कौन सी होती है? पहला भाग तो होता है कर्णपूर्व, पहला भाग कौन सा होता है? कर्णपूर्व। दूसरा होता है अधोजंब या अवचिबुकीय भी कहते हैं इसको। और तीसरी होती है अधोजीवा ग्रंथि। तीसरी कौन सी होती है? अधोजीवा ग्रंथि। ये 3 प्रकार की लार ग्रंथि होती है, ठीक है। तो देखो, पहली ग्रंथि तो होती है, लार ग्रंथि 3 प्रकार की होती है, इसको मैं अंडरलाइन करना चाहूँगा थोड़ा। लार ग्रंथि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। ये रही लार ग्रंथि 3 प्रकार की होती है, ठीक है। और भोजन को देखो, ये लार का मुख्य कार्य, ये भी ध्यान देना, लार का मुख्य कार्य ये होता है, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। यहाँ पर भी ये क्वेश्चन बन सकता है, लार का प्रमुख कार्य क्या है, ठीक है। तो इसको ध्यान देना आप थोड़ा, ठीक है। और किस रूप में पाया जाता है वो ऊपर मैंने बता ही दिया अभी आपको। तो ये इसका प्रमुख कार्य हो गया। अब लार ग्रंथि 3 प्रकार की होती है बच्चों, पहले मैं नाम लिख देता हूँ। पहला प्रकार तो होता है इसका कर्णपूर्व ग्रंथि। पहला प्रकार कौन सा होता है? कर्णपूर्व ग्रंथि।
ये पहला प्रकार है। चलो इसके साथ साथ में इसका वर्णन भी देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा वर्णन है। ये क्या करती है कि यह जो ग्रंथि है कर्णपूर्व ग्रंथि, ये सिरमी तरल का स्त्राव करती है तथा यह गालों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ये गालों में पाई जाती है। यानी यह सिरमी तरल का स्त्राव करती है व यह गालों में पाई जाती है। सिरमी तरल यानी जो सिरमी तरल पदार्थ होता है ना, उसका ये स्त्राव करती है और पाई कहाँ जाती है? गालों में। ध्यान देना, इस पर इंपॉर्टेंट है, ये छोटी सी बात है, ये पूछ सकते हैं इसमें। सिरमी तरल का स्त्राव करती है और पाई कहाँ जाती है? गालों में पाई जाती है। पहली होगी कर्णपूर्व ग्रंथि। पहली कौन सी ग्रंथि हो गई? कर्णपूर्व ग्रंथि। दूसरी देखो, दूसरी होती है इसमें अधोजंब। दूसरी कौन सी है? अधोजंब। ठीक है, एक नाम और है इसका बच्चों, अधोजंब ओब्लिक। दूसरा नाम है अव चिबुकीय। चिबुकीय, अव चिबुकीय लार ग्रंथि। ठीक है, अधोजंब या अवचिबुकीय लार ग्रंथि, ये दूसरी ग्रंथि है बच्चों। ठीक है, 3 प्रकार की होती है, पहला प्रकार, दूसरा प्रकार। दूसरी प्रकार की अधोजंब या अवचिबुकीय लार ग्रंथि है। इसमें देखो क्या होता है, इसमें क्या क्या काम आती है ये, यानी यह एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें तरल तथा श्लेष्मिक स्रावण होता है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें तरल भी होता है और श्लेष्मिक स्रावण भी होता है। तो यह एक, यहाँ लिख देता हूँ मैं, यह एक मिश्रित मतलब मिली जुली, दोनों प्रकार के काम करती है ना, तो ये मिश्रित हो गई। मिश्रित ग्रंथि है जिसमें 2 काम है ना इसके, जिसमें तरल व श्लेष्मिक स्रावण होता है। श्लेष्मिक तरल भी होता है, देखो इसके साथ साथ इसमें तरल भी होता है और एक साथ श्लेष्मिक होता है, दोनों श्रावण इसमें होते हैं। श्लेष्मिक श्रावण होता है। ठीक है, यानी तरल भी होता है और इसके साथ साथ श्लेष्मिक श्रावण भी ये करती है। ठीक है ना, तो ये हो गई अधोजंब या अवचिबुकीय ग्रंथि। तो कोई पूछे तो आप क्या बताओगे कि यह एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें तरल व श्लेष्मिक श्रावण दोनों होता है। ठीक है ना, तो इसमें तरल भी होता है और इसके साथ साथ श्लेष्मिक श्रावण भी होता है। तीसरी ग्रंथि देखो बच्चों, तीसरी ग्रंथि है अधोजिह्वा ग्रंथि। तीसरी कौन सी है? अधोजिह्वा ग्रंथि। अधोजिह्वा ग्रंथि, ये तीसरी ग्रंथि है। ठीक है ना, अधोजिह्वा ग्रंथि। अब इसमें देखो क्या होता है, अधोजिह्वा ग्रंथि में क्या होता है ये देख लेते हैं। आपने 2 का देख लिया है, तीसरे में देखो, ये जीवा के नीचे पाई जाती है और श्लेष्मिक स्रावण करती है। ये कहाँ पाई जाती है? यह ग्रंथि जीवा के, यानी ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये कहाँ पाई जाती है, जीवा के नीचे पाई जाती है और इसमें
श्लेष्मिक श्रावण होता है। जीवा के नीचे पाई जाती है और इसमें कौन सा श्रावण होता है? श्लेष्मिक श्रावण होता है। तो ये ग्रंथि जीवा के नीचे पाई जाती है, एक तो ये बात होगी इसमें, और इसके साथ साथ इसमें श्रावण कौन सा होता है? श्लेष्मिक श्रावण होता है, यानी एक कार्य होता है इसमें, ठीक है ना। जैसे ऊपर वाली कर रही थी तो वो तो मिश्रित थी, उसमें तरल और श्लेष्मिक दोनों श्रावण हो रहा था, तो वो मिश्रित ग्रंथि हो गया। अधोजंबिया अवचिबुकीय जो लार ग्रंथि थी, और पहली ग्रंथि थी जो कर्णपूर्व ग्रंथि, वो एक सिरमी तरल का स्राव करती है, तो ये भी मिश्रित नहीं है, सिंगल ही काम कर रही है, और ये गालों में पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है? गालों में। ये जीवा के नीचे पाई जाती है। तो देखो इन दो में एक तो ये प्रश्न बन सकता है कि जैसे ये पूछ लिया, मैं बता देता हूँ आपको इसके साथ साथ छोटे प्रश्न भी कैसे बनते हैं, कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो गालों में पाई जाती है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? कर्णपूर्व ग्रंथि। कर्णपूर्व ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? गालों में। एक नंबर के क्वेश्चन बता देता हूँ कैसे बनेंगे इस पर। ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो जीवा के नीचे पाई जाती है? तो ये कौन सी होगी? अधोजीवा ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होगी? अधोजीवा ग्रंथि। इसमें तो देखो नाम से भी क्लियर है, अधोजीवा ग्रंथि मतलब इसमें जीवा नाम भी आ रहा है ना, इसके साथ साथ जीवा नाम भी आ रहा है, तो ये कौन सी ग्रंथि हो जाएगी बच्चों? अधोजीवा ग्रंथि। और अधोजंब वाली है ना, अधोजंब या चिबुकीय लार ग्रंथि, ये मिश्रित ग्रंथि है। तो इस पर बच्चों क्वेश्चन बन सकता है, जो दूसरा वाला भाग है अपना, दूसरी ग्रंथि जो है अधोजंब या अवचिबुकीय लार ग्रंथि, इस पर यह प्रश्न बन सकता है कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो मिश्रित ग्रंथि है। तो मिश्रित ग्रंथि ये है अधोजंब या अवचिबुकीय लार ग्रंथि, क्योंकि ये सिंगल काम कर रही है, ये भी सिंगल काम कर रही है। इसमें श्लेष्मिक श्रावण होता है और इसमें सिरमी तरल का श्रावण होता है, जबकि इसमें देखो श्लेष्मिक और तरल, मतलब जो सिरमिक तरल है ना, सिरमी तरल और श्लेष्मिक दोनों का श्रावण करती है, तो ये मिश्रित ग्रंथि है, यानी मिश्रित काम कर रही है, तो ये मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है? मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी इसको जाना जा सकता है। समझ गए ना? तो देखो लार ग्रंथि 3 प्रकार की होती है, ध्यान देना। कर्णपूर्व ग्रंथि, अधोजंब ग्रंथि या अवचिबुकीय लार ग्रंथि, और नाम जैसे आपके सामने है तीसरा अधोजीवा ग्रंथि। याद कर लेना इसको अच्छे ढंग से, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है ना। मेरे करवाने का मकसद आपको तैयारी करवाना है, देखो बच्चों, ठीक है ना। यानी चाहे मैं मैटर थोड़ा करवाऊँ चाहे ज़्यादा करवाऊँ, लेकिन आपको तैयार होना चाहिए, ठीक है। यही मेरा मेन मकसद है, तो इसी के लिए मैं ये चीज़ करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये चीज़ तैयार होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आपको तैयार न और हम चीज़ करते जाएं तो उससे फिर कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। मैं टॉपिक करवाते जाऊं और आप तैयार न करो तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। यानी मेरे साथ साथ आपको चलना होगा, जैसे मैं करवाता जा रहा हूँ इस प्रकार से आपको तैयारी करनी रहेगी और आपको ये चीज़ें तैयार करनी पड़ेगी, तब तो देखो है इस चीज़ का फ़ायदा। यानी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो आप ही के लिए कर रहा हूँ, साथ साथ मैं आपको मोटिवेट भी करता जा रहा हूँ, तो तब तो इस चीज़ का फ़ायदा। वरना मैं करवा के छोड़ता जाऊँगा और आप पढ़ोगे नहीं, या कभी वीडियो नहीं देखा आपने, ठीक है, या कभी गौर से नहीं देखा, थोड़ा बहुत चला लिया, कोई देख रहा है तो चला लिया, बाद में उसको बंद कर दिया, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों के लिए चीज़ करवाई जा रही है, तो आप इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। वीडियो स्किप मत कीजिए, वीडियो पूरा देखिए, ठीक है ना, अंत तक, शुरुआत से लेकर के अंत तक वीडियो देखिए, वीडियो स्किप मत कीजिए, ठीक है। तब जाके आपको इस चीज़ का पूरा फ़ायदा मिल पाएगा। तो अब देखो मैं ये चीज़ भी दिखा देता हूँ कि ये ग्रंथि कहाँ कहाँ किस प्रकार से पाई जाती है। मैंने इसका डायग्राम बना के रखा है पहले से, तो ये चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये ग्रंथि कहाँ कहाँ किस प्रकार से पाई जाती है, ठीक है। तो देखो, तो ये देखो डायग्राम बच्चों आपके सामने है कि ये मानव लार ग्रंथियों को जो चित्र है वो मैंने बना के रखा है, चित्र संख्या 2.3। और मानव लार ग्रंथियाँ किसका है? ये मानव लार ग्रंथियाँ का ये डायग्राम मैंने एक बना के रखा है। इसमें देखो ये जैसे मैंने आपको बताया, पहली बताई मैंने आपको कर्णपूर्व ग्रंथि, 1 नंबर कौन सी बताई? कर्णपूर्व ग्रंथि, जो ये है, ये रही कर्णपूर्व ग्रंथि, ये मैंने यहाँ लिख के रखा है कर्णपूर्व ग्रंथि। ये सिरमी तरल स्राव करती है, ये गालों में पाई जाती है। तो देखो ये गाल हो गए ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हो गए? गाल। तो ये गालों में पाई जाती है, तो ये कर्णपूर्व ग्रंथि होगी, पहली ग्रंथि, ठीक है ना। बात आ गई समझ में? अगला फिर मैंने बताया अधोजंब या अवचिबुकीय लार ग्रंथि। तो अधोजंब ग्रंथि नाम लिखा है मैंने इसमें, ये है अधोजंब ग्रंथि, ये नीचे वाली। देखो 3 ग्रंथियाँ बनाई है मैंने, 1 नंबर तो ये होगी जो आपका जैसे मैंने वर्णन करवाया वैसे,
2 नंबर वाली ये हो गई अधोजंब ग्रंथि और 3 नंबर वाली ये हो गई अधोजीवा ग्रंथि। ठीक है, तो 2 नंबर अधोजंब ग्रंथि देखो आप देख पा रहे हो, अधोजंब ग्रंथि ये नीचे वाली है, इसमें या इसका एक नाम और है अवचिबुकीय लार ग्रंथि, क्योंकि यहाँ ये चिबुक के पास पाई जाती है। ठीक है ना, ठोडी के पास। तो अवचिबुकीय लार ग्रंथि यह एक मिश्रित ग्रंथि है, यानी दोनों प्रकार के। अब इसको याद रखने का तरीका, डायग्राम भी इसका आ सकता है, ध्यान रहे। ठीक है ना, ये डायग्राम भी इसका पूछा जा सकता है, लार ग्रंथियों का चित्र। ठीक है ना, चित्र है इस पाठ में, डायग्राम है, तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये दोनों के बीच में देखो, पहली और तीसरे के बीच में दूसरी है, तो याद रखने का तरीका ये मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, तो अधोजंब ग्रंथि ये है जिसमें तरल और श्लेष्मिक श्रावण दोनों होते हैं, ये मैंने बता ही रखा है आपको। और तीसरी ग्रंथि है बच्चों अधोजीवा ग्रंथि, ये रही 3 नंबर ग्रंथि, ये यहाँ रही, ये 3 नंबर लगा रखा, ये रही अधोजीवा ग्रंथि। ये जैसे होठ और ठोडी के बीच में या इस प्रकार यहाँ इस कंडीशन में ये पाई जाती है। ये ग्रंथि जीवा के नीचे, यानी यहाँ ओठों के यहाँ जीवा रहती है, तो जीवा के नीचे होगी ना, यहाँ मुंह में जीवा रहेगी इस जगह, तो यहाँ इसके नीचे हो गई, ये जीवा के नीचे पाई जाती है और इसमें श्लेष्मिक श्रावण होता है। बात आ गई समझ में। तो आज के वीडियो में मैं आशा करता हूँ कि जो चीज़ आपको मैंने बताई पढ़ाई वो समझ में आया होगा। इसी आशा और कामना के साथ मैं आज की वीडियो में आपसे विदा लेता हूँ और आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा जो बताई गई चीज़ है वो समझ में आई होगी और आप उसको अच्छे ढंग से तैयार करोगे, क्लियर करोगे। इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, लेकिन एक गुजारिश करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए बच्चों, अपने सहपाठियों को, दोस्तों को। आप वीडियो शेयर नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। स्टार्टिंग में तो आपने कुछ मेहनत की, लेकिन अब बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो वीडियो शेयर कीजिए ताकि हमारे काम करने का उत्साह लगातार इसी प्रकार से बना रहे। और वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो उसे लाइक करना न भूलें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को, जो आपका ही एक चैनल है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए ताकि हमारे काम करने का उत्साह लगातार इसी प्रकार से बना रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।